बिहार की जाति जनगणना के नतीजे जो सामने आए हैं अभी कुछ देर पहले, उन्होंने देश की राजनीति में एक बड़ी खलबली मचा दी है। अभी आम लोगों तक तो वो बात नहीं पहुंची है, लेकिन तमाम छोटी बड़ी पार्टियां लगातार ये सोच रही हैं कि इसका क्या असर होगा। बिहार से निकली हुई ये लहर कहाँ तक जाएगी, कितने राज्यों को भिगाएगी, किन जातियों को कैसे प्रभावित करेगी, किन पॉलिटिकल पार्टीज़ को नफ़ा या नुकसान इसका होगा, क्या होगा इसका आगे। ये संसद में जाएगा मामला कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि बिहार विधानसभा में जाएगा, क्या होगा। बहुत सारी बातें इससे निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन फ़िलहाल सबसे पहले हम ये देखें कि बिहार की इस जाति जनगणना के नतीजे निकले क्या हैं, वहाँ पे किस जाति के कितने फीसदी लोग निकले, इनको पहले देख लेना ठीक है। इन आंकड़ों के साथ मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार इन आंकड़ों को लेकर आपके सामने हूँ। बिहार में ओबीसी को दो हिस्सों में बांट कर देखा जाता है। एक हिस्से को पिछड़ा वर्ग कहते हैं और दूसरे हिस्से को अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास। जो पिछड़ों में भी सबसे पिछड़े हैं, जो गरीबी में, शिक्षा में, सामाजिक स्तर पर सबसे ही पिछड़े हैं, ऐसे दो वर्ग वहाँ पे हैं अलग अलग। इन दो वर्गों के आंकड़े कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग वहाँ 27% से थोड़ा ज़्यादा निकला है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% निकला है। इन दोनों को मिलाकर 63% पार कर जा रहा है। 63% से ज़्यादा आबादी बिहार की ओबीसी और एक्सट्रीम ओबीसी यानी ओबीसी के भीतर ही हैं ये दोनों, उनकी 63% आबादी है और रिजर्वेशन उनको अभी 27% मिल रहा है वहाँ पर बिहार में। इसको ध्यान रखते चलिएगा। अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, दलित जो हैं वो वहाँ पे 19.5% से थोड़ा सा ज़्यादा हैं। अनुसूचित जनजाति ट्राइबल नहीं के बराबर हैं, 1.68%, 1.5% से थोड़ा सा ज़्यादा ट्राइबल हैं। और अनारक्षित में इन तीन तबकों के बाहर के तमाम लोग आ जाते हैं। इन आंकड़ों को देखकर ये समझने की ज़रूरत है कि बिहार में जो अनारक्षित तबका है वो 15.5% है, जिनमें सारे के सारे सवर्ण आ जाते हैं और दूसरे सवर्ण धर्म के जो लोग हैं वो लोग आ जाते हैं अनारक्षित में। ये कुल मिलाकर 15.5% हैं वहाँ पर। ये अनारक्षित भी हैं, इनको आरक्षण का कोई फ़ायदा जाति आधारित नहीं मिलता है, लेकिन अनारक्षित वर्ग के भीतर जो 10% ईडब्ल्यूएस है, आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके, वो फ़ायदा इनको ज़रूर मिलता है जो पूरे देश में लागू किया गया है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि बिहार की इस जाति जनगणना की ज़रूरत क्यों आई थी। तो बिहार की विधानसभा ने एक समय पहले, जिसमें भाजपा भी शामिल थी, उसने सर्वसम्मति से तय किया था कि जाति जनगणना की जाए। लेकिन बाद के वर्षों में ये समझ में आने लगा कि जाति की जनगणना भाजपा के लिए नुकसानदेह की रहेगी, क्योंकि भाजपा एक व्यापक हिंदू समाज को जो एक साथ रख के और उसका फ़ायदा पाना चाहती है चुनाव में, वो नौबत इससे एकदम बदलने जा रही है। इससे ओबीसी अलग हो जाएंगे, दलित आदिवासी पहले से अलग हैं जिनका आरक्षण है, जो अनारक्षित तबके हैं वो अलग हो जाएंगे। तो ये समाज जो है ये अलग अलग आंकड़ों में विभाजित हो रहा है। ये भाजपा जो एक साथ लाना चाहती है खासकर चुनाव के समय, वो मामला अभी नहीं हो पा रहा है इससे, इन जाति जनगणना से। इसलिए भाजपा के एक बड़े दिग्गज मंत्री हैं गिरिराज सिंह बिहार के, उन्होंने इस पे प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि लालू और नीतीश ने 30 साल 33 साल राज किया है बिहार पे, यही दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। इनको आंकड़े ये सामने रखने चाहिए थे कि गरीबों का क्या भला हुआ है, गरीबी कितनी दूर हुई है, उसके बजाय ये जाति के आंकड़े सामने रख रहे हैं। हालांकि जिस समय जाति जनगणना की बात तय हुई थी उस समय भाजपा इसमें शामिल थी इस फैसले में। अब हम देखें कि बिहार में इसके भीतर जो 27% आरक्षण अभी जो लोग पा रहे हैं, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, इन दोनों में जितनी जातियां आती हैं
उनको अगर देखें तो अभी जो ताज़ा सेंसस जो हुआ है, जाति जनगणना, उनमें जो आंकड़े आए हैं उनमें यादव सबसे अधिक निकले हैं 14%। उसके बाद कुर्मी निकले हैं 2.87%, 3 से थोड़ा कम। इसके बाद दूसरी कुछ जातियां हैं, उनके लोग और भी कम निकले हैं, कोई भी 4% से ज़्यादा नहीं है। न राजपूत 4% से ज़्यादा हैं, न ब्राह्मण 4% से ज़्यादा हैं। ये सब 3-4% के आसपास ही अलग अलग हैं। अब इसमें हमको दिलचस्प बात ये देखना है कि इसका असर क्या होने जा रहा है। आपको ध्यान होगा कि जिस समय पार्लियामेंट में महिला आरक्षण पर बात चल रही थी, उस वक्त सोनिया गांधी जब महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई, क्योंकि लाया हुआ तो उनकी पार्टी का ही था यूपीए के समय, और पहले अटल जी भी लेके आए थे और पहले देवेगौड़ा भी लेकर आए थे, लेकिन सबसे ताज़ा तो 2010 तक का यूपीए का था, कांग्रेस पार्टी का। तो सोनिया गांधी ने खुलकर समर्थन किया था मोदी सरकार के लाए हुए महिला आरक्षण का। उसमें उन्होंने कहा था कि इसको तो तुरंत लागू किया जाए, फौरन लागू किया जाए। उन्होंने साथ साथ कहा था, लेकिन साथ साथ जाति जनगणना भी करवाई जाए और दलित, आदिवासी, ओबीसी, इन सब में भी महिला आरक्षण लागू किया जाए, उन्होंने कहा था। उसके तुरंत बाद में आपको अगर ध्यान होगा, राहुल गांधी ने भी पार्लियामेंट के भीतर इस बात को कहा था, ओबीसी की बात को लेकर कहा था उन्होंने, और पार्लियामेंट के बाहर राहुल ने बहुत ज़ोर शोर से इस बात को उठाया है, उसको मुद्दा बनाया है उन्होंने कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो तुरंत ही पूरे देश में जाति जनगणना करवाई जाएगी। बड़ा ज़ोर शोर से उन्होंने मुद्दा बनाया है। वो छत्तीसगढ़ भी आए, आम सभा में उन्होंने इस बात को कहा और जगहों पर भी उन्होंने कहा। इसको समझने की ज़रूरत है, जाति जनगणना की बात क्यों आ रही है। इसलिए आ रही है कि बहुत सारी जातियों का ये मानना है कि सरकार में, सत्ता में, स्कूल कॉलेज में, नौकरी में, कहीं भी उनको अपनी जाति के अनुपात में मौका नहीं मिलता है। आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी ने अभी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठाया है कि भारत सरकार में जो सचिव बजट तय करते हैं, मंत्री तय नहीं करते हैं, सेक्रेटरी तय करते हैं, जो तय करते हैं, ऐसे 90 सेक्रेटरी में से कुल 3 सेक्रेटरी जो हैं ओबीसी के हैं। 90 सचिव हैं भारत सरकार में, जिसमें से कुल 3 ओबीसी के हैं। ये राहुल गांधी ने अभी अभी कहा था पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर। आपको याद होगा ओबीसी का मुद्दा उन्होंने, आज तो उसके 10 दिन के बाद ये रिपोर्ट आ रही है, लेकिन पिछले 10 दिन से राहुल गांधी लगातार ओबीसी को एक मुद्दा बना रहे हैं। इस बात को बड़ा ज़ोर शोर से उन्होंने कहा था। शायद वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, जिसमें नीतीश लालू दोनों हैं, कांग्रेस तीसरा बड़ा भागीदार है इंडिया गठबंधन में। इनकी बात हुई होगी कि आंकड़े तैयार हो रहे हैं बिहार में, हम इतने तारीख को कास्ट सेंसस के आंकड़े जारी करेंगे। राहुल गांधी ने उसके पहले से इस मुद्दे को हवा देना शुरू किया, उठाना शुरू किया। मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की बिहार में। वहाँ के एक मेरे मित्र हैं पत्रकार, आपने देखा होगा, हम पहले कुछ रिपोर्ट में उनसे बात कर भी चुके हैं। पुष्य मित्र वहाँ के पत्रकार हैं। मैंने उनकी बात रिकॉर्ड तो नहीं की है, लेकिन अनौपचारिक रूप से समझने की कोशिश की है। उनका कहना है कि सरकार अभी इसके ऊपर तुरंत कोई कार्रवाई करेगी ऐसा नहीं लगता है। सरकार इसको 2024 के चुनाव तक एक मुद्दा बनाकर हवा में मुद्दा जिंदा रखेगी कि ओबीसी तबके को अपने अनुपात में हक नहीं मिल रहा है। ओबीसी की जितनी आबादी है उतना आरक्षण उनको नहीं मिल रहा है। ओबीसी की हिमायत करने वाले एक समाजशास्त्री, पत्रकार, प्राध्यापक रह चुके दिलीप मंडल हैं, जो सोशल मीडिया पर लगातार हमलावर तेवरों में बात करते हैं, जाति को लेकर बहुत बात करते हैं, खुलकर लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि बिहार में 63% पिछड़े सिर्फ 27% आरक्षण में ठूंस दिए गए हैं। आबादी उनकी 63% है आज की जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक, लेकिन आरक्षण उनको 27% ही मिला हुआ है।
तो उनका ये कहना है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा इन दोनों के आरक्षण 10-10% बढ़ा देना चाहिए। उनके हिसाब से 27 से बढ़ा के 47 हो जाना चाहिए। शायद उनका इशारा इस तरफ है, जो अभी एक सीलिंग बनी हुई है कि 50% के भीतर भीतर सब आरक्षण रहना चाहिए, ये उसको बढ़ाने की वकालत भी करते हैं। तमिलनाडु शायद अकेला राज्य है जहां 50% से ज़्यादा आरक्षण है। मैं अभी पढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आने के पहले वो आरक्षण लागू हो गया था, इसलिए वहाँ उससे ज़्यादा है। तो इनका दिलीप मंडल का ये कहना है कि ओबीसी और अति ओबीसी जो है, इनकी आबादी के अनुपात में इनका आरक्षण होना चाहिए, और उतना न भी हो, मान लीजिए तो आज 27 है, इसको बढ़ा के 47 तक तो ले ही जाना चाहिए, क्योंकि आबादी 63% है इनकी। अब ये देखना होगा इससे क्या क्या बदलाव आएगा, ये आरक्षण कहाँ कहाँ असर करेगा। क्या ये ओबीसी का आरक्षण जो कि आज संसद और विधानसभा की सीटों पर नहीं है, जबकि ये म्यूनिसिपल और पंचायत की सीटों पर है, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में ये आरक्षण अभी नहीं है ओबीसी का, तो क्या ये आरक्षण वहाँ आएगा तो किस अनुपात में आएगा? क्या आरक्षण 50% के भीतर रहना चाहिए तो संसद और विधानसभाओं का आरक्षण भी 50% के भीतर रहेगा? क्या ये आरक्षण जिस प्रदेश में ओबीसी की जितनी आबादी है उस अनुपात में वहाँ की विधानसभा सीटें तय होंगी, और लोकसभा सीटों का क्या होगा? ऐसी बहुत सारी बातें हैं अभी। तो राज्य के आबादी को देखते हुए सीटें तय होगी ओबीसी की, लोकसभा की, कि लोकसभा में एक जो तय होगा आरक्षण वो होगा, ऐसे बहुत दूर की कौड़ी है, ये बहुत सारी बातें हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव तक ओबीसी का मुद्दा जो है, ओबीसी की आबादी इतनी है, उसको हक नहीं मिल रहा है, ओबीसी को हक मिलना चाहिए, और नतीजा ये होगा कि दलित और आदिवासी तबके तो अपना आरक्षण पाकर अपनी जगह बैठे हुए हैं, उनका आरक्षण नहीं बदल रहा, उन तबकों में कोई खलबली नहीं है। खलबली अभी रहेगी, ओबीसी के भीतर लगातार एक बेचैनी अभी बनी रहेगी कि हमारी आबादी अधिक है। बिहार ने गिन लिया है, आप बाकी देश में गिनो, बाकी राज्यों में जनगणना करवाओ, जाति आधारित जनगणना। छत्तीसगढ़ उस दिशा में बढ़ भी रहा है, जनगणना नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ओबीसी के लिए एक अधिक आरक्षण सुझाकर राज्यपाल को भेजा गया है मामला, और अभी तक राजभवन से वो कई महीनों में उसको मंजूरी नहीं मिली है, छत्तीसगढ़ उस दिशा में बढ़ रहा है, ओबीसी की दिशा में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, अभी हम व्यापक पूरे देश की चर्चा कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ के ओबीसी के आंकड़ों के बारे में हमने अभी अभी एक बड़े जानकार विशेषज्ञ से बात की है, एक लंबा इंटरव्यू किया है। उस लंबे इंटरव्यू को हम 2 हिस्सों में आपके सामने आजकल में ही रखने जा रहे हैं, इसलिए मैं अभी छत्तीसगढ़ के बारे में ज़्यादा खुलासे से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरे देश के बारे में एक व्यापक बात कर रहा हूँ अभी। जहाँ जिस पार्टी का राज है वहाँ अब सरकारें इस दबाव में रहेंगी कि जाति जनगणना कराई जाए। ये एक ऐसा जिन्न है, जिन्न कहें कि परी कहें, देखने का अपना अपना नज़रिया है, जो बोतल से बाहर निकल गया है या निकल गई है। अगर परी है तो निकल गई है, जिन्न है तो निकल गया है। तो अभी ये समझने की ज़रूरत है कि देश के अलग अलग प्रदेशों में, और जैसा कि इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि पूरे देश में हम जाति जनगणना करवाएंगे, तो 2024 के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि जाति जनगणना, ये गठबंधन अगर आएगा तो जाति जनगणना कराएगा। जिन तबकों को ये शिकायत है कि उनको आज उनका जायज़ हक नहीं मिल रहा है आबादी के अनुपात में, उनको ये फायदे का सौदा लगेगा कि इंडिया गठबंधन आएगा तो जाति जनगणना कराएगा। दूसरी तरफ जो सवर्ण तबका है, जो अनारक्षित तबका है, उसको ये लगेगा कि अगर जाति जनगणना होगी तो हो सकता है उनके हक मारे जाएंगे, ओबीसी का बोलबाला हो जाएगा। तो एक छोटा तबका जो बिहार में 15.5% है कुल मिलाकर,
दूसरी जगहों पे भी कम है। आप अगर दलित, आदिवासी और ओबीसी इस आबादी को जोड़ लें तो अधिकतर राज्यों में ये 50% से ऊपर, 60% से ऊपर ऐसा ही पहुंचेगा ये। तो ऐसे में जो सवर्ण तबका है, अनारक्षित तबका है, ये छोटा तबका रहेगा अधिकतर राज्यों में। तो ये ऐसा लगता है कि जो एनडीए गठबंधन है, जो कि आज जाति जनगणना के खिलाफ है, इसको कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है अगर जाति जनगणना की बात हवा पकड़ेगी, अगर ये जोर पकड़ेगी राज्यों में, पूरे देश में, तो लगता है कि इससे नुकसान झेलना पड़ सकता है। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी सहायक संस्था जो है आरएसएस, जो भाजपा की वेल विशर है, उसकी शुभचिंतक है, वो आरएसएस बार बार ये कहती है कि सभी हिंदुओं को मिलाकर चलो, सभी हिंदुओं को जोड़कर चलो। वो तो हिंदुस्तान में रहने वाले दूसरे धर्म के लोगों को भी हिंदुओं में गिन लेती है कि जो भारत में रहते हैं सब हिंदू हैं। वो चुनावी फायदे के हिसाब से एक हिंदुत्व की, हिंदू की बड़ी छतरी जो है उसके नीचे सबको लाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर दिक्कत ये आ गई है कि अलग अलग समुदायों को ये समझ में आ गया है कि 15%, 20% सवर्ण जो हैं ये किस तरह से अधिकतर निर्णायक जगहों पर हावी हैं, ये समझ में आ गया है। तो दलित और आदिवासी के साथ साथ अब ओबीसी। आपको ध्यान होगा कि जिस वक्त इस देश में मंदिर बनाने का आंदोलन बहुत जोर शोर से चल रहा था, बाबरी मस्जिद को गिराने के पहले, जिसको लेकर लाल कृष्ण आडवाणी पूरे देश में रथ यात्रा निकाल रहे थे, और उसकी तस्वीरों में आपको दाढ़ी वाले एक आदमी की फोटो भी दिखती थी आडवाणी जी के साथ साथ जगह जगह, जो कि नरेंद्र मोदी की थी। आपको ध्यान होगा कि उसी के पहले जो जन मोर्चा की जो सरकार थी, जिसमें वीपी सिंह ये प्रधानमंत्री थे, इन्होंने 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था। मंडल आयोग की रिपोर्ट मोटे तौर पर जातियों के आरक्षण को लेकर, ओबीसी के आरक्षण को लेकर, इसको लेकर थी। मैं उसमें बहुत खुलासे में अभी नहीं जाना चाहता। उसको लेकर ये कहा गया था कि ये कमंडल के मुकाबले मंडल है, अगर आपको याद होगा तो कमंडल के मुकाबले मंडल, ऐसा कहा गया था उसको। आज कमोबेश फिर वही नौबत आ रही है। हिंदुत्व के नाम पर जो कमंडल भाजपा पूरे देश के हाथ में टिका रही है कि एक हाथ में त्रिशूल लेके चलो, एक हाथ में कमंडल लेके चलो, माथे पे तिलक लगा लो, कपड़े भगवा पहन लो, ऐसा हिंदुत्व का आंदोलनकारी वो देश के हर हिंदू को बना रही है। लेकिन उस बीच में ये गड़बड़ हो रहा है। ओबीसी की जितनी आबादी है देश की, वो पूरी की पूरी अब इस जाति जनगणना के फेवर में आते दिखेगी। अब आपको कांवड़ लेके चलने वाले, त्रिशूल लेकर चलने वाले, नारे लगाने वाले धर्म के, दूसरे धर्म पे हमला करने वाले, उनमें आपको कमी दिखेगी अगर ये मुद्दा जोर पकड़ लेता है तो। इसको केवल जाति के भलाई का समझना थोड़ा गलत होगा। इसको थोड़ा उससे ऊपर उठकर थोड़ा व्यापक तरीके से समझने की ज़रूरत है कि आज देश में धार्मिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकता, धर्मांधता और धार्मिक नफरत फैलाने का जो एक बड़ा व्यापक काम चल रहा है, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक चारों तरफ इसको फैलाने का जो काम चल रहा है, ऐसा लगता है कि जाति का ये मुद्दा जो है उस आंदोलन की कमर तोड़ सकता है। अभी जल्दी होगा बोलना, मैं कुछ घंटे के भीतर इस बात को बोल रहा हूँ, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि जब लोगों को आरक्षण पर आधारित अपने नफ़े की बात समझ में आएगी तो धर्म को छोड़ देंगे, कर्म को पकड़ेंगे। धर्म के लिए किसी आरक्षण की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन जो कर्म है, काम है, जो पढ़ाई है, नौकरी है, कल के दिन लोकसभा विधानसभा में भी ओबीसी आरक्षण आएगा, इन सब के लिए आरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी। ये ओबीसी जो देश की आबादी में सबसे बड़ा अकेला तबका है, ये उसके लोगों को बहुत ही अपील करने वाला मुद्दा रहेगा, प्रभावित करने वाला मुद्दा रहेगा। ये
उनके धर्म से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, उनके कर्म से, उनके पेट से जुड़ा हुआ मुद्दा रहेगा, उनके गौरव से जुड़ा हुआ मुद्दा रहेगा। इसलिए एक बात को आज समझने की ज़रूरत है कि ये मुद्दा बिहार तक सीमित नहीं है। जैसा कि इंडिया गठबंधन ने कहा है कि सत्ता में आते ही पूरे देश में जाति जनगणना कराई जाएगी, उसका मतलब यही है कि जातियों का और जाति अलग अलग जाति का आरक्षण हमारे यहाँ नहीं है। ओबीसी तबका जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस है, कास्ट नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ओबीसी तबके में जो लोग आएंगे उनको जो फायदा मिलेगा तरह तरह के आरक्षण का, उसका अनुपात अलग अलग जगहों पे आने वाले वर्षों में बढ़ेगा। और कुल मिलाकर एक दिन एक नौबत ऐसी आ सकती है कि जब पार्लियामेंट में कानून लाकर 50% के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात हो, ताकि सुप्रीम कोर्ट के कोई आदेश लागू ना हो सके, इस आरक्षण को 7%, 70% बढ़ाया जा सके, ऐसी एक मांग आगे पीछे आ सकती है। जाति गणना अगर पूरे देश में होगी तो उसके बाद पार्लियामेंट में ऐसी मांग भी आएगी, ये मान कर चलिए। और इस बात को 2024 के चुनाव का एक बड़ा मुद्दा आज से ही बन गया मानकर चलना चाहिए कि एनडीए गठबंधन, खासकर भाजपा जो उसकी मुखिया है, वो जाति जनगणना के खिलाफ है और इंडिया गठबंधन पूरा का पूरा जाति जनगणना के पक्ष में है। तो अब आप इस बात को समझिए कि एनडीए गठबंधन धर्म के आधार पर एक ध्रुवीकरण कर रहा है, जो दिख रहा है हमको, आपको, सबको, हिंदुत्व का एक ध्रुवीकरण कर रहा है। दूसरी तरफ उसके जवाब में ये आप देखिए किस तरह से 1990 की बात लौट कर फिर आ रही है, जो मंडल कमंडल की बात हुई थी, कमंडल के मुकाबले मंडल। आज देखिए 2023 और 2024 में इसके बीच में फिर एनडीए के कमंडल के मुकाबले ये इंडिया गठबंधन का ये मंडल है। एक किस्म से जाति जनगणना, जाति आरक्षण के ठीक पहले का कदम है। आज इतना ही इसके बारे में और सोचिए आप। मैं तमाम आंकड़े आपको नहीं दे पाया हूँ, आप अखबारों में, टीवी चैनलों में, वेबसाइट पर जहाँ भी इसके और आंकड़े देख सकते हैं देखिए। मैं अपनी इस रिपोर्ट को सीधे सीधे न्यूज़ रिपोर्ट नहीं कहता हूँ, मैं इसको वीडिटोरियल कहना शुरू कर रहा हूँ। ये वीडियो पे कहा गया एडिटोरियल किस्म का है। जैसे संपादकीय मैं अपने अखबार के लिए लिखता हूँ, उस तरह से ये मेरे विचार ज़्यादा हैं, इसमें तथ्य थोड़े हैं, मेरे विचार ज़्यादा हैं, मेरा विश्लेषण ज़्यादा है। तो मैंने इसके लिए एक नया शब्द निकाला है, वीडिटोरियल। ये वीडियो पे कहा गया एडिटोरियल है। अभी मुझको अंग्रेज़ी की किसी डिक्शनरी में ये शब्द देखने नहीं मिला है, लेकिन मुझको लगता है कि ये मेरे इस तरह के वीडियो को ये एकदम सही तरह से डिस्क्राइब करता है, उसकी सही व्याख्या ये एक शब्द करता है। तो आप देखिएगा, खबरों को भी देखिए, इस मुद्दे को छोड़िए मत, ये मुद्दा अभी जिंदा रहेगा, 2024 तक ये और जोर पकड़ेगा। हम और आप सभी देखेंगे कि 2024 के चुनाव में जाति जनगणना और जो बिहार का जो मॉडल सामने आया है, इस मॉडल को लेकर जितने तरह की चर्चा होती है, इसका एनडीए के पास क्या जवाब रहता है। क्या इस मंडल 2023 का मंडल जो है, क्या इसके जवाब में 2024 तक भाजपा कोई और कमंडल ढूंढ पाएगी, ये देखने की बात है। हम फिर मिलते हैं। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए और टिप्पणी ज़रूर कीजिए। आपको नापसंद भी हैं तो भी टिप्पणी कीजिए कि आपको क्या बात नापसंद है, हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप सिगरेट बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कैंसर ऐसे लोगों को नहीं छोड़ता जिनको इन चीज़ों की लत है। कैंसर एक परिवार से सिर्फ सिगरेट बीड़ी पीने वाले, तम्बाकू खाने वाले को ख़त्म नहीं करता, पूरे परिवार को ख़त्म करता है। तो सोचिए इस बारे में कि क्या आप अपने परिवार को चाहते हैं या अपनी लत को चाहते हैं। फिर मिलते हैं।